गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलेश कुमार सालसन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देखेंगे कि जो जेपीएससी का एग्ज़ाम बैकलॉग का एग्ज़ाम कल हुआ, उसका क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर क्या है, ये क्वेश्चन पेपर क्या है, पेपर 1 है, ठीक है ना। ये पेपर 1 है, तो पेपर 1 का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और ये सीरीज़ कौन सी है, ये सीरीज़ हमारा सेट नंबर क्या है, बी है, ठीक है। ये देख रहे होंगे सीरीज नंबर क्या है, बी है। इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ ही देखेंगे कि क्या कैसा ट्रेंड रहेगा और क्या हम लोग कट ऑफ जाने की संभावना होगी, उसके आधार पर पता चलेगा, ठीक है ना। देखिए, तो पहला सवाल क्या है। पहला सवाल पूछा गया कि इस समय क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे रीजनल काउंसिल लिखा है या फिर जोनल काउंसिल भी इसे कहा जाता है। जोनल काउंसिल का अध्यक्ष कौन होते हैं, ये होते हैं संघ के यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, संघ के गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल क्या पूछा गया है कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। छठा कहाँ आयोजित किया गया था, ये बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किसे 2025 में रसायन में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है ना। तो ये वो सुसुमु कितागवा, उमर यामियागी और रिचर्ड रॉबर्टसन, इन तीनों को मिला है। लेकिन इनको जो मिशेल एच डेवरेट है, इनको नहीं मिला है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। चौथा क्या है हमारा। चौथा है कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीय अंतरिक्ष यात्री के रूप जून 2025 में अंतरिक्ष में गया, ठीक है। तो आपको पता है वो बहुत ही न्यूज़ में रहा था, है ना, अमेरिका के माध्यम से, अमेरिका से। ये कौन सा होगा, शुभांशु शुक्ला होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि बिरसा 101 क्या है। तो बिरसा 101 क्या है, ये क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जीन को एडिट करने की टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सिकल सेल बीमारी को दूर करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका है। सिकल सेल बीमारी मतलब क्या होता है कि जब मान लीजिए स्पेशली जनजातियों में पाया जाता है, जनजातियों में जो कोशिका होती है, ब्लड कोशिका होती है, तो ब्लड कोशिकाओं का जो आकार होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जिसके कारण ये बीमारी होती है। और ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है और ये हेरिडेटरी होती है, जन्मजात होती है, ताकि एक वंश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अभी इसका लक्ष्य 2047 तक रखा है कि 2047 तक सिकल सेल बीमारी को ख़त्म करें, ठीक है। इसी को ठीक करने के लिए जो टेक्नोलॉजी लाया गया उसका नाम है ये बिरसा 101 लाया गया, ठीक है, ध्यान रखना। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब जीन में ही एडिट कर देंगे तो जेनेटिक बीमारी नहीं होगी। जून 2025 में इनमें से किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम के रूप में चुना गया था, कौन होगा, ये 2000 बी नंबर होगा, महेंद्र सिंह धोनी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 60वां पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया, ये रायपुर में आयोजित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत के विकास के बारे में निम्न कथनों पर कौन सा सही है, आपको ये बताना है। देखिए, तो ये जो भारत 0.685 SDI मूल्य के साथ 193 देशों में 130 स्थान है, ये पूरा स्टेटमेंट सही है। भारत पहली बार निम्न मध्यम आय वर्ग में शामिल आ गया है, ये स्टेटमेंट गलत है। पहली बार नहीं है, बल्कि कई सालों से, कई दशकों से मीडियम डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा। पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत में की रैंकिंग में सुधार आया है, ये सही बात है ना। और रिपोर्ट के अनुसार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि असमानता भारत में SDI में 30% से अधिक कम करती है, ठीक है, ये भी सही है। इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। बी को छोड़ दीजिए, आंसर क्या है, सी 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में बाजरा का उत्पादन सबसे अधिक दर्ज किया गया है 2025 में। क्या हुआ इसका आंसर, बाजरा में शुष्क वाला क्षेत्र में कौन सा है, बाजरा शुष्क को बर्दाश्त करने वाली फसल है, ठीक है ना। इसलिए कहाँ पे सबसे अधिक होगा, ये राजस्थान में होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्तमान संयुक्त अमेरिकी इजरायली सैन्य अभियान के दौरान ईरान पर हवाई हमले का प्रारंभ किस तिथि में हुआ है। तो किस तिथि में हुआ, तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये तो तुक्का लगाना पड़ेगा लास्ट में। आपका सही होगा तो सही होगा, बाकी आप यदि पता होगा तो बहुत ब्रिलियंट है। फिर क्या होगा इसका आंसर, 28 फरवरी 2026 है। इतना डेट को याद रखता नहीं है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, चीन ने की, ब्राज़ील ने, भारत ने, या दक्षिण अमेरिका में। इसका आंसर क्या होगा, ब्राज़ील ने
इसकी मेज़बानी की है। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन की सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है। क्षेत्रीय असंतुलन का कारण क्या है? कारण है कि प्राकृतिक संसाधनों मानव संसाधनों का असमान वितरण है। किसी से कहीं मान लीजिए जैसे पूर्वी क्षेत्र में क्या है, बहुत अधिक खनिज संसाधन है, वहीं पश्चिमी क्षेत्र में या उत्तर वाले क्षेत्र में देखेंगे अधिक कृषि से संबंधित संसाधन है, मिट्टी अच्छा है, लेकिन पूरी भारत में मिट्टी नहीं है। अब इसलिए देखेंगे कि अलग अलग देश के अलग अलग भाग में अलग अलग संसाधन के क्या है, वितरण का असमान है। ठीक है, इसलिए कोयला संसाधन में देख सकते हैं, खनिज तेल के संदर्भ में देख सकते हैं, अलग अलग भागों में अलग अलग उसका कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक भारत की आय असमानता को दर्शाता है? तो आय असमानता को दर्शाने वाला कौन सा हो जाएगा हमारा? गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, गिनी कोफिशिएंट आप देखेंगे इस तरह से होता है और इसमें एक लाइन होती है। तो ये लाइन जितनी सीधी होगी इसका मतलब क्या होगा? असमानता एकदम कम है। लेकिन ये गैप जितना बढ़ते जाएगा, ये वाला गैप है ना, ये गैप मान लीजिए ऐसे हो जाता है तो ये क्या होगा? आय की असमानता और भी बढ़ गई। ठीक है ना, तो ये जो गैप है, ये जो शेडेड एरिया है, ये जितना बढ़ेगा उतना आय की असमानता बढ़ जाता है। तो इसी को बोला था गिनी कोफिशिएंट। तो गिनी कोफिशिएंट किसी देश में या भारत में आय की असमानता को दर्शाता है। आर्थिक विकास के बावजूद गरीबी को में बने रहना निम्नलिखित में से किस बात का संकेत है ना? इसका मतलब क्या है कि असमानता के साथ विकास, संतुलित विकास पैटर्न संतुलित कैसे होगा? ट्रिकल डाउन प्रभाव का पूर्णतः प्रभावी होना नहीं। ट्रिकल डाउन मतलब ऊपर वाले क्षेत्र में विकास करेंगे, उसको टपक टपक कर नीचे तक आएगा, तो ये भी नहीं होगा। राजकोषीय घाटा, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर? ग्रोथ विथ इनइक्वलिटी। असमानता के साथ विकास के कारण क्या हो रहा है? भारत में गरीबी है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक भूख सूचकांक प्रकाशित करता है? कौन है ये? हमारा कंसर्न वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, ये क्या है? एक एनजीओ है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट मतलब ग्लोबल हंगर रिपोर्ट या इंडेक्स जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? वर्ष 2026 में पहला सूर्य ग्रहण लगने की तारीख क्या है? देखिए, ये कोई क्वेश्चन भी बहुत ही फैक्चुअल है, किसी को याद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप लॉजिक लगाइए कि देखिए चारों डेट लगातार है, 2, 3, 4, 5, लेकिन 2 के बाद 3 होना चाहिए, लेकिन उसको तो आप जो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे, मतलब गेस लगा सकते हैं, तो 2 के बाद 3 होना चाहिए, लेकिन 3 नहीं है, उसको नीचे में कर दिया। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी आंसर होने की संभावना क्या है? 3 होगा। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? ये 3 मार्च। तो कुछ चीज़ों को आप थोड़ा सा अपना सेंस भी लगा सकते हैं, तो उसके आधार पे आप हो जाएगा। हालांकि तुक्का ही है, लेकिन इंटेलेक्चुअल तुक्का है। कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामान्य बट विभेदित उत्तरदायित्व क्या है? तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये जो है ना, इसका आंसर है पेरिस क्लाइमेटिक समझौता में किया गया था कि जो भी कोई भी देश जो प्रदूषण फैला रहा है, उसका ऐतिहासिक आधार पर उनको जिम्मेदारी दी गई। मतलब जिम्मेदारी तो सभी को ली गई कि भाई जलवायु परिवर्तन के को निपटने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, इसलिए क्या लिखा गया? कॉमन रखा गया। लेकिन डिफ्रेंशिएटेड क्यों? कि जो लोग जिन देशों ने ज़्यादा प्रदूषण फैलाया उनको ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, इसलिए क्या है? डिफ्रेंशिएटेड है। जैसे विकसित देशों ने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन किया है, इसलिए वो ज़्यादा कम करेंगे, लेकिन जो हमारे अविकसित देश है या फिर विकासशील देश है, उन्होंने कम ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन किया है, इसलिए उनका टारगेट क्या होगा? कम होगा। इसलिए इसका नाम रखा गया डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है तो सभी के लिए, लेकिन अंतर है लक्ष्यों में। भारत के संदर्भ में नीति आयोग का निगरानी क्या है? नीति आयोग का निगरानी क्या हो जाएगा? सतत विकास लक्ष्य होगा। क्यों? क्योंकि पंचवर्षीय योजना तो समाप्त हो चुकी है। WTO को समझौते का जिम्मेदारी नीति आयोग की नहीं होती। ठीक है ना, मौद्रिक नीति तो आपको RBI का होती है। जिस सही आंसर क्या हो जाएगा? सतत विकास लक्ष्य होगा। तो एलिमिनेशन का उपयोग कीजिए, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। कार्बन ट्रेडिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो कार्बन ट्रेडिंग का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रेडिंग है। इस तरह सोचिए, है ना, मतलब जैसे मान लीजिए कोई देश है, डेवलप कंट्री है, वो किसी देश में नवीकरणीय ऊर्जा का कोई प्रोजेक्ट लगा रहा है, जैसे मान लीजिए सोलर प्लांट लगा दिया, तो उसके बाद जितना मान लीजिए वो 2 गीगावाट का लगाया, तो 2 गीगावाट के बदले वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने का अनुमति उसको मिलता है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान दे सकते हैं। इसलिए क्या होगा? अचीव एमिशन रिडक्शन एट लोवेस्ट कॉस्ट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों में तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या था हमारा? क्योंकि हमारा उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या थी, है ना। हमारे पास मात्र 2 सप्ताह के लिए इतना पैसा बचा, 2 सप्ताह के लिए इंपोर्ट कर सकते थे, तो इसको क्या बोला जाएगा? BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या। महालनोबिस मॉडल का विकास किस पर आधारित था? ये तो भारी उद्योग पता होगा। तो जो पहला पंचवर्षीय योजना था, आपको पता होगा, कृषि प्रधान पे था। लेकिन दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है वो
भारी औद्योगिकरण पे बल दिया गया था। ठीक है, तो औद्योगिकरण बहुत जरूरी है क्योंकि वो कृषि के लिए भी जरूरी है, देश की आत्मनिर्भरता के लिए भी जरूरी है, इसलिए इसका आंसर क्या है हमारा, भारी औद्योगिक और रणनीति। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा स्तंभ नहीं है। तो देखिए SDG गोल्स में देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखेंगे कि आर्थिक स्थिरता जरूरी है, सामाजिक स्थिरता जरूरी है, पर्यावरण जरूरी है, लेकिन राजनीतिक स्थिरता का चर्चा नहीं है। ये इसका पिलर नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा पत्र 1948 के संदर्भ में कौन सा कथन पे विचार कीजिए, है ना, कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी है? नहीं, ऐसा कोई भी सदस्य, बहुत ही कम एग्रीमेंट है इंटरनेशनल जो बाध्यकारी होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लॉजिक है ना। बाध्यकारी होगा तो फिर ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर भारत में कुछ भी होगा तो उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो हस्तक्षेप करने लगेंगे, इसलिए इसमें तब तो फिर हम लोग उसमें शामिल ही नहीं होंगे, जबकि भारत इसमें शामिल है, बाध्यकारी नहीं है। इसने बाद की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के लिए आधार तैयार किया, ये सही बात है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी केवल सही है। जैविक विविधता पर कन्वेंशन में निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। तो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है ना। आप देखेंगे कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के बाद हमारा तीन कन्वेंशन बना है। एक तो है क्या है, UNFCCC मतलब जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन, दूसरा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता पर सम्मेलन, और तीसरा है मरुस्थलीकरण पर ये कन्वेंशन बना। तीन था, उनमें से एक कौन है, जैव विविधता पर। क्या ऑप्शन दिया गया है, जैव विविधता का संरक्षण, ये पहला सही होगा। दूसरा है जैविक संसाधनों का सतत उपयोग, ये भी सही है। और आनुवांशिक संसाधनों के होने वाले लाभों को उचित न्यायसंगत साझाकरण, ये तीनों का तीनों सही है, ठीक है ना। इसका डिटेल हम लोग कभी कराएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन क्या यूपीएससी प्रीवियस ईयर से उठाया गया है। जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया, लंबा क्वेश्चन दिख रहे हैं, वो सारे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया है। ये भी जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया मानवाधिकार वाला, ये भी ऑलरेडी यूपीएससी पूछा है, ये यूपीएससी पूछ लिया है, ठीक है ना। ये भी ऑलरेडी 22 नंबर क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है। जब मैं बार बार बता रहा हूँ, हम लोग यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या है, 1991 के दौरान किस संस्था ने वित्तीय सहायता दी थी, आपको पता होगा किसने होगा। जो तत्कालिक बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस होता है उसको निपटने के लिए जो लोन कौन देता है, अभी IMF देता है तत्काल के लिए, ठीक है ना। मानवाधिकार के विषय अंतर्राष्ट्रीय विधेयक में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज शामिल है, ठीक है ना। तो पहला मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा पत्र सही है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, और तीसरा है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का घोषणा पत्र। इसे तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। इसमें जनरल स्टेटमेंट है इसलिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में जनगणना के अनुसार किसी क्षेत्र को शहरी कस्बे के रूप में वर्गीकृत करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है ना। सेंसस ऑफ इंडिया के अनुसार आपको बताना अर्बन टाउन के लिए क्या क्राइटेरिया दिया गया है। तो कम से कम न्यूनतम 5000 जनसंख्या होना चाहिए, ये 100% सही है। जनसंख्या घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में होना चाहिए, सही बात है। जनसंख्या घनत्व 400 होना चाहिए। और कम से कम 75% जो लोग हैं उस शहर में, 75% पुरुष है, महिला नहीं है, पुरुष है। कार्यबल जो वर्कफोर्स है वो गैर कृषि कार्यों में होना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में होना चाहिए, मतलब सेवा क्षेत्र में हो सकता है या फिर औद्योगिक क्षेत्र में हो सकता है। तो ये तीनों का तीनों हमारे सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना। ये पूरा शहरीकरण में अब डेफिनेशन से ही उठा लिया गया है, यूपीएससी ऑलरेडी इसमें पूछ चुका है, कई बार पूछा है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रखा गया है, किसके लिए किया गया है। तो ये जो अपने 4 वर्ष की अवधि के दौरान कोई किसी खिलाड़ी ने शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, उनको ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निम्नलिखित में से किन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस मतलब जो ग्रीन हाउस में जो गर्म करता है, तो ये तापमान को सोखता है कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, मीथेन सोखता है, ये सोखता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा। इसको इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। इसके कारण क्या होता है, ग्लोबल कूलिंग होती है, ठंडा होता है, वैश्विक शीतलीकरण होता है ना, ये ध्यान रखना आपको। जैसे ज्वालामुखी उत्पादन होता है ना, ज्वालामुखी उत्पादन से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, तो उससे तापमान में, पृथ्वी के तापमान में कमी आती है, ना कि बढ़ोतरी होती है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा हमारा 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2 और 3 आपको ध्यान रखना है।
4 नहीं होगा कभी, है ना। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड ये भी ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। मैं बार बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट यूपीएससी से ही उठा रहा है ना। जिस प्रकार का ट्रेंड आपको लग रहा है कि बदलाव कर रहा है यूपीएससी, तो ये पूरा यूपीएससी को फॉलो करेगा। इसके बाद भारत में शहरी स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको लागू किया गया, सही बात है। नगर पालिकाओं का गठन होता है, इसकी सही बात है। और जिला समितियों की स्थापना होता है, ये तीनों का तीनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। भारत में निर्धनता आकलन के संदर्भ में क्या है? भारत में निर्धनता आकलन के लिए कैलोरी आधारित किया जाता है, सही बात है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धनता एक समान है, क्योंकि पोषण की मात्रा एक समान नहीं है। पोषण कैसे हो गया एक जैसा है? शहरी क्षेत्र में आपको कम चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो होता है ना, जो मस्कुलर जितना भी है, ये शारीरिक काम ज़्यादा करते हैं, इसलिए क्या होगा, वहाँ पे पोषण की आवश्यकता अधिक चाहिए होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 गलत हो जाएगा। 2 गलत हो जाएगा तो क्या होगा हमारा आंसर? 1 और 3 हो जाएगा। भारत में शहरीकरण और न्यू अर्बन एजेंडा के संदर्भ में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत शुरू की गई ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया में प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है ना। देखिए इसमें से कौन सा है, तो क्या है, ग्लोबल लिखा गया, शब्द को ध्यान रखना है, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। नहीं भी पता होगा कर सकते हैं आराम से। शहरी झुग्गी झोपड़ियों को देना, तो ये ग्लोबल से कोई मतलब ही नहीं बन रहा है ना। देखिए दुनिया भर की नवीन टिकाऊ आपदा प्रतिरोधी निर्माण तकनीकों की पहचान और उनकी धारा में लाना, तो यही देखिए ग्लोबल लिखा हुआ है, इसका मतलब दुनिया भर का होगा। 2030 तक शहरी घरों को अनिवार्य रूप से ग्रीन बिल्डिंग ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ब्लॉकचेन वाला ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। तो ग्लोबल कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? आपको पता है कौन होगा? ये प्रधानमंत्री होते हैं। और राज्य स्तर पर कौन होते हैं? सीएम होते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत में निर्धनता का आकलन पारंपरिक रूप से कैलोरी आधारित, अच्छा ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, वो पीडीएफ रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत जनगणना में एक सांविधिक शहर, स्टैट्यूटरी टाउन और सेंसस टाउन में अंतर बताना है। तो सेंसस टाउन में देखिए क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही मिलेगा कि जो उसका आंसर उसी पेपर में होगा। देखिए क्या पूछा है यहाँ पे, सेंसस टाउन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कितना होना चाहिए कि 5000 जनसंख्या होना चाहिए, 400 जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, और 75% व्यक्ति क्या होना चाहिए, पुरुष क्या होना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में होना चाहिए। तो ये क्या, ये जितना भी डाटा मैंने बताया 400, तो ये जनगणना के आधार पे या जनसंख्या के आधार पे है, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्या जनगणना शहर क्या है, केवल जनसांख्यिकी मापदंडों पर की जाती है, ये 100% सही है। कैसे? क्योंकि आपको पता होगा 400 व्यक्ति घनत्व होना चाहिए, क्या है, जनसंख्या मापदंड है। फिर मैंने बताया 5000 कम से कम व्यक्ति होना चाहिए, ये भी सही जनसंख्या मापदंड है। सभी का सभी जो तीनों क्राइटेरिया मैं अभी बताया वही तीनों है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 35 क्या कहता है कि किस संविधान संशोधन ने भारत में स्थानीय निकायों के संवैधानिक दर्जा दिया है? संवैधानिक दर्जा कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन, ये आंसर हो जाएगा इसका हमारा बी। और 73 में क्या दिया गया है आपको पता है? पंचायती राज वाला हो जाएगा। भारत में आपदाओं के प्रति प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ, योजनाएं, दिशा निर्देश तैयार करने की जिम्मेदार संस्था कौन है? आपको पता होगा गृह मंत्रालय सारा कार्य काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राथमिक भूकंपीय घटनाओं के द्वारा द्वितीयक खतरों की निकटता है? तो आपको पता होगा ना कि ये जो आपको जैसे 2 प्लेटों को टकराने पे क्या होता है, टेक्टोनिक भूकंप आती है जब प्लेट टकराती है। जब मान लीजिए एक प्लेट दूसरे की प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है तो क्या होगा, एक प्लेट मान लीजिए दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है इस तरह से, तो जब प्लेट हुई तो इसके ऊपर जो पानी होगा, पानी जल, वो भी क्या हो, जल भी उठ जाएगा। तो भूकंप के कारण ही क्या होता है, सुनामी आता है ना। भूकंप के कारण ही सुनामी आता है। तो पहला कारण क्या हो गया, भूकंप आया, ये प्राथमिक कारण हो गया। उसका द्वितीय प्रभाव क्या हो जाएगा, सुनामी आना। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, सही बात है। इंडो मलय क्षेत्र का पार्ट है, ये देखते हैं कहीं पे इसको मिला नहीं है हमको, लेकिन ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, इंडो मलय तो इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। और यह उद्यान पलामू टाइगर रिजर्व का भाग है, ये भी सही है। इसका मतलब क्या था, 1 और 3 इसका सही आंसर होगा।
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो उसका अंग हो जाएगा त्वचा होगा, ठीक है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, तो ये क्या होगा, षटकोणीय होती है, अब कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये 6 कोण होगा, ठीक है, षटकोणीय होगी। एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, 10th क्लास के एनसीईआरटी से। यदि कोई प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका परिवर्तन क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र आपको पता होगा कम से कम कि इस तरह से होता है चुंबकीय क्षेत्र। जो नज़दीक वाला होगा उसमें बल फोर्स की मात्रा अधिक होगी, ऑब्वियस बात होगा, यहाँ फोर्स अधिक है, यहाँ फोर्स कम होगा। तो कोई मान लीजिए मूवमेंट हो रहा है प्रोटॉन का, तो उसका स्पीड में क्या होगा, अंतर होगा, तो वेग में अंतर होगा। और वेग इंटू फिर मतलब मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, हमारा मोमेंटम होता है। तो जब वेग में परिवर्तन होगा तो संवेग में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। 42 क्या कहता है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों में 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखा गया। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार यूपीएससी पूछ लिया है ना, कब का पूछ लिया है ना, लगभग 7-8 साल पहले पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब जेपीएससी अभी पूछना चालू किया है ना। तो ये कब होगा, ये पेरिस क्लाइमेट चेंज में। पेरिस क्लाइमेट में ये रखा गया है कि जो इंडस्ट्रियल फेज था, मतलब है ना, इंडस्ट्रियल फेज था, मतलब औद्योगिकरण जब हुआ नहीं था, उससे पहले वो क्या कर, उससे पहले जो तापमान उस समय था, उससे पहले 2 डिग्री तापमान को हम लोग कम करना है। उस समय के तापमान जो था उससे 2 डिग्री हम लोग को तापमान को कम करना है। इसमें कहा गया है पेरिस क्लाइमेट चेंज में। सफ़ेद प्रकाश का किन घटकों में विभाजन होता है, सफ़ेद प्रकाश का पता है कि वर्ण विक्षेपण के कारण होता है ना। जैसे स्पेक्ट्रम आप देखते हो कि सब ये वाइट लाइट है, अब इस तरह से अलग अलग कलर में विवियोर में बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को क्या बुलाता है, हमारा ये वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन बोला जाता है। एक प्रोग्राम के तहत पृथक भागों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, आइडेंटिफायर के नाम से जाना जाता है। नाम से पूरा बुलाता है, अलग अलग हो गया तो अलग अलग पहचान हो गया, तो क्या हो गया, अलग अलग आइडेंटिटी हो गया या फिर आइडेंटिफायर हो गया, ठीक है। बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ का तात्पर्य क्या है, ये नेटवर्क में डाटा हस्तांतरण के लिए। जैसे मान लीजिए आपका 5G का अलग बैंडविड्थ होता है ना। तो स्पेक्ट्रम अब जब जाएंगे वायुमंडल में, आपको पता होगा आइनोस्फीयर में अलग अलग स्पेक्ट्रम है, लेयर्स है, उसी को बोलाता है बैंडविड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई, तो कितना चौड़ाई वाला है, तो अलग अलग चौड़ाई पे क्या होता है ना, अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम लागू होता है। जैसे मान लीजिए 5G का अलग होता है, 4G का अलग है, ब्लूटूथ का अलग बैंडविड्थ है, इसके आधार पर काम करता है। उसी के आधार पर क्या होगा, 5G 4G के आधार पर स्पीड भी होता है। 5G में पता आपको स्पीड ज़्यादा होता है ना। गेहूं में सिंचाई का महत्वपूर्ण चरण कौन सा है, तो गेहूं में सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है, क्राउन रूट आरंभ चरण है, ठीक है। ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, जेपीएससी में पूछा गया है, तो आप देखेंगे वही सेम चीज़ उठा कर डाला है यहाँ पे। अरहर का स्टेरिलिटी मोज़ेक रोग निम्नलिखित में से कौन किसके द्वारा फैलाया जाता है, जिसका आंसर होगा एरिफाइड माइट होता है। मतलब क्या होता है, जैसे पत्ता देखते होंगे, पत्ता में छोटे छोटे बूंदा बूंदा करके आपको ये इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, एरियोफिड माइट होता है, ठीक है ना, उसको ध्यान रखना आपको। राशनिंग किस फसल के लिए, तो राशनिंग मतलब क्या होता है, काटना, छोटे छोटे काटते किसको हम लोग का, ये गन्ना में होता है। फॉस्फोरस का पौधों की जड़ों तक संचरण मुख्य रूप से किससे होता है, ये विसरण या डिफ्यूजन के माध्यम से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्षारीय मृदा में निम्नलिखित में से कौन घुलनशील अवस्था में नहीं पाया जाता, तो फॉस्फोरस घुलनशील अवस्था में नहीं होता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इसका आंसर हो जाएगा सी, फेसबुक। ये सबको पता है, फेसबुक सोशल मीडिया का, क्योंकि आप सोशली इंटरेक्ट हो रहे हैं, जो व्यक्ति को नहीं भी जानते फिर भी उनसे कांटेक्ट हो जाता है आपसे। संथाली भाषा में लिखी गई प्रथम एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज का प्रकाशन कब हुआ है, ये 1852 में पूछा गया था, ठीक है। मानभूम सत्याग्रह कब हुआ है, इसका आंसर है 1945 में इसका सत्याग्रह हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफर क्वेश्चन है। अलग झारखंड राज्य की मांग 1955 राज्य में क्या गया था, पहली औपचारिक रूप से किसकी राजनीतिक दल ने किया था, तो आपको पता होगा कि 1950 तक आदिवासी महासभा का गठन नाम बदल के क्या हो गया था, झारखंड पार्टी हो गया था 1955 में, मतलब 1950 में ही हो गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर झारखंड पार्टी होगा, ना कि आदिवासी महासभा होगा, ठीक है। बाकी सब तो ऑल झारखंड स्टूडेंट तो बाद में आपको निर्माण हुआ है, ठीक है। ठीक है, जैसे आइजू का कब हुआ है, ये लगभग 1984 के आसपास हुआ है, 1984-86 में देख लीजिएगा सही से। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का 1973 में हुआ है, तो ये दोनों तो बाद में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कौन सा, कि झारखंड में कई जनजातीय समुदाय द्वारा प्रचलित सरना धर्म किसकी पूजा करता है। सरना धर्म आपको पता है
है ना, वो उपवनों का, है ना, मैंग्रोव सेक्रेड ग्रुप्स का और नेचुरल स्पिरिट्स प्राकृतिक आत्माओं को पूजा करते हैं, ठीक है ना। पूर्वजों की पूजा नहीं होगा, बौद्ध पूजा नहीं होगा, नदी देवता पूजा नहीं होगा। दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की सहायक होता है कौन? ये मॉलिबेडनम के माध्यम से क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। डीनाइट्रिफिकेशन कहाँ अधिक होता है? डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? वायु संचरित मृदा में, सूखी मृदा में जल भराव या अवायवीय या उदासीन पीएच वाली मृदा में होता है। तो क्या होता है? वाटर लॉक्ड एनारोबिक कंडीशन में होता है, जल भराव वाले में होता है, ठीक है। सरदारी आंदोलन का किन दो समूहों के बीच में हुआ था? सरदारी आंदोलन में आपको पता होगा मुल्का मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। जो लोग चले गए थे आसाम से वापस आने के बाद उनकी ज़मीन को यहाँ के लोगों ने कब्जा कर लिया, तो उनके विरुद्ध हुआ था। तो इसमें क्या होगा आंसर? मुंडा उरांव होगा या फिर जनजातीय? देखिए, हिंदू मुसलमान तो होगा नहीं, असुर तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। या फिर आपको बताना इसमें से कौन सा है, मुंडा उरांव या जनजातीय सदान, ठीक है। तो मेरा ख्याल से इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कौन सा है? जनजातीय सदान है, ठीक है। तो ज़मीन वापस लेने के लिए आंदोलन हुआ था। 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु झारखंड के किस प्रदेश में आगमन हुआ और वहाँ वैष्णव धर्म का प्रवास हुआ, है ना। तो आपको पता होगा चैतन्य महाप्रभु संथाल परगना में निवास किए थे कुछ देर के लिए, और वहाँ से होते हुए फिर कोरम्बई पहाड़ जो अभी लोहरदगा में स्थित है उधर से होते हुए फिर वो वृंदावन चले गए थे, ठीक है। तो ये रूट है, तो इसका आंसर क्या होगा? संथाल परगना होगा। हुल पार्टी का गठन किसने किया था? हुल पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड ने किया है। ये आपको कहीं भी किसी बुक में मिल जाएगा आसानी से। 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद के गठन के समय प्रधानमंत्री कौन है? ये पीवी नरसिम्हा राव थे 1995 में। वह विवाह प्रथा जिसमें एक जोड़ा भागकर विवाह करता है और बाद में समाज में मान्यता प्राप्त करता है, क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए, राजी खुशी मतलब माता पिता दोनों मिलकर होता है, ये भागने वाला नहीं होता। राजी खुशी मतलब क्या होता है? जो माता पिता दोनों मिल के होता है। सेवा विवाह मतलब क्या होता है? लड़की लड़का के जो अपना दूल्हा होता है, दूल्हा घर में जाके उनकी माता पिता को सेवा करता है, उसके बाद वो शादी के लिए रेडी हो जाते हैं, तो ये सेवा विवाह हो गया। हठ विवाह भी अलग होता है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा है? धुक्कू विवाह होता है। धुक्कू विवाह में भागकर शादी करते हैं। कौन सा मध्यकालीन वंश कई सदियों तक छोटानागपुर क्षेत्र पर शासन करता रहा और झारखंड के प्रारंभिक इतिहास निर्माण में भूमिका निभाया था? प्रारंभिक इतिहास में भूमिका कौन निभाया था? नागवंशी राजा हो जाएगा, ठीक है। नागवंशी राजा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो कि मध्यकालीन वंश में कई सदियों तक छोटानागपुर शासन करता रहा, ठीक है ना। तो आप मेरे ख्याल से इसका आंसर, बेस्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। एग्जैक्टली कहीं शब्द एजिटी लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? सी होने की संभावना अधिक है। बाकी जेपीएससी का आंसर की में देखते हैं। 64 का क्या होगा? सर एडविन आर्नल्ड की कविता में द लाइट ऑफ द एशिया किसे कहा गया? ये महात्मा बुद्ध, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। प्रशासन में छत्रप प्रणाली किसने अपनाई थी? इंडो ग्रीक, मौर्य, कुषाण, शक। तो शकों ने क्या होता है? छत्रप प्रणाली को अपनाया था, ठीक है। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 66। मैच द फॉलोइंग करना है कि क्या होता है? विक्रम संवत कब हुआ था? विक्रम संवत आप देखेंगे कौन सा है। विक्रम संवत का क्या होगा इसका आंसर? बताइए तो। विक्रम संवत का इसका आंसर क्या हो जाएगा? 78 ईस्वी में होगा, 58 ईस्वी में होगा? इसका क्या सटीक आंसर होगा, ये बताइए। ठीक है, क्या होगा इसका? देखिए, तो आप देखिए हर्ष काल क्या होगा? हर्ष सबसे अंतिम होगा, ए होगा। और गुप्त काल कौन सा होगा? गुप्त काल ये हमारा 320 ईस्वी होगा। तो सी डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 कहाँ पे? ये होगा, इसका आंसर हो गया। ए का 4 और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। और गुप्त काल सी का बी हो जाएगा, सी का 2, ठीक है, यही आंसर है। मसाहत पद्धति क्या है? जो कृषि भूमि को नाप प्रणाली को मसाहत लागू किया जाता है। लॉजिक देखिए, कृषि भूमि को नापने का प्रयास, अब इल्तुतमिश तो स्टार्टिंग में आए भी किए थे, तो वो भूमि को मापेंगे क्या? वो तो अपना राज्य को पूरा जीवन स्थिर बनाने में ही लगा दिए, है ना। बलबन जो थे, बलबन भी वही किया। बलबन ने भी अपने चालीसाओं को, जो तुर्क के चालीसा था, उनको नियंत्रण करने में ज़िंदगी बिता दिया, उन्होंने कुछ किया नहीं। बाकी इन दोनों ने ज़मीन मापने का काम किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, एमबीटी ने किया था। लेकिन सबसे पहले इन दोनों में भी सबसे पहले कौन है? अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि वो विश्व विजेता बनना चाहता था। विश्व विजेता बनने के लिए आपको क्या चाहिए? एक मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए। मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? उस समय कृषि था, ठीक है ना। गोदीवाड़ा निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पे विशिष्टता है? आपको पता होगा ये कौन सा है? ये लोथल है। बहुत ही कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये।
निम्नलिखित में किसने भारतीय समाज में दास प्रथा न रखने की प्रशंसित की है? तो आपको मेगास्त्री ने कहा था कि दास प्रथा न रखने के लिए प्रशंसा की थी। मेगास्त्री की किताब जो है इंडिका में इसकी चर्चा मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी नागर श्रेणी के स्थापत्य है? ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पे कन्फ्यूजन कर सकते हैं कि भैया उत्तर भारत वाले क्षेत्र में क्या होता है, नागर वाला होगा, तो आप क्या टिक कर देंगे वैष्णो देवी, लेकिन ये सही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? लिंगराज ये है, ठीक है ना। ये अपवाद है, समझे। तो उत्तर भारत में है, बावजूद भी नागर शैली में नहीं है बल्कि द्रविड़ शैली में है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी। किस बहमनी शासक ने की राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर कर दी? इसका आंसर होगा हमारा कौन सा? अहमद वन। 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था, है ना, क्या उद्देश्य था? सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ करना, भारतीयों को राजनीतिक मंच प्रदान करना। ये क्या होगा? इसका आंसर है हमारा भारतीयों को राजनीतिक मंच प्रदान करना। ये सही आंसर है। तत्काल स्वतंत्रता तो पॉसिबल ही नहीं है। किसानों का विद्रोह, संगठित विद्रोह नहीं, अभी कहाँ आया। जब तक महात्मा गांधी नहीं आएंगे तब तक किसानों का संगठित विद्रोह नहीं होगा। 1857 के विद्रोह में एकीकृत राष्ट्रीय स्वरूप में अभाव था, है ना। क्यों अभाव था राष्ट्रीय स्वरूप का? कारण क्या था? क्योंकि ये मूल रूप से उत्तरी और मध्य भारत तक सीमित था, इसलिए क्या होगा? पूरा राष्ट्रीय स्वरूप नहीं होता है, पूरे भारत में तो नहीं था, इसलिए राष्ट्रीय स्वरूप नहीं होगा। इसका मतलब ए और बी दोनों सही है और दो एक कारण भी है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू को निषिद्ध कर दिया था? तंबाकू निषिद्ध किसने किया था? ये जहांगीर ने किया था। जहांगीर ने तंबाकू का प्रयोग को मना कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन तबाकत ए अकबरी पुस्तक का लेखक है? तो ये क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन अहमद हो जाएगा। निजामुद्दीन अहमद ने इसको लिखा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे उपयुक्त रूप से कैसे वर्णन किया जा सकता है? इसका क्या होगा? अहिंसक विद्रोह नहीं, अहिंसक कहाँ होगा? हिंसा तो हुआ था। केवल अभिजात वर्ग नहीं, किसान भी शामिल हुए हैं। क्रमिक आंदोलन, हाँ ये सही है। क्षेत्रीय विद्रोह तो हुआ था, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर कौन सा जगह? सी हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। ये क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाया था कि पृथ्वी गोल है, किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। 78 में देखिए क्या है? विनिमय देखिए पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट दिया गया, तो इसमें आपको ध्यान रखना है क्या क्या दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें देखिए जो कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ए का 4 में। ये यदि याद होगा तो आसानी से आपका हो जाएगा। 1 का ए का 4, तो ए का 4 का डी, और बी का क्या हो जाएगा? 2, बी का 2, ठीक है ना। और सी का 3 और चार्टर एक्ट इसमें देखिए। तो देखिए 1813 में क्या होगा ना, कंपनी को जो व्यापार करने का अधिकार वो समाप्त हो गया था, है ना। मतलब सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सब में एक अधिकार समाप्त हो गया था, ध्यान रखिएगा। चार्टर एक्ट में क्या हो गया? पूरी तरह सारा जितना भी व्यापारिक अधिकार था, जो प्रशासनिक अधिकार था चार्टर एक्ट के तहत, वो समाप्त हो गया और सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी बन के रह गई, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं। और विनियमन अधिनियम में क्या है? पहली बार ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास किया गया था। ये मैच द फॉलोइंग करना है कि गांधी जी, तो आपको पता होगा कि गांधी जी क्या है? अहिंसा है। ए का 4 ये मिल जाएगा। सुभाष चंद्र बोस, बी का 2, आज़ाद हिंद फौज के स्तंभ, बी आर अम्बेडकर, संविधान है। तो ये आंसर बहुत ही आसान है, एक एक लॉजिक से ही आपको एक एक ऑप्शन मिलाने से मिल जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है ना। तो देख सकते हैं आप क्या है ना, लॉ एस्क हॉस्पिटे में है, सही बात है। तांबा खेतरी खदान में है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पुराना खदान भी है। कोयला यहाँ पे नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है? लॉ एस्क है, ठीक है ना। कौन सा है? आयरन ओर है, लॉ एस्क है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा। बॉक्साइट भावनगर में, सही बात है। क्यों? क्योंकि जो गुजरात वाला क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है, उस रीजन में बॉक्साइट पाई जाती है, भावनगर में, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। 2011 के अनुसार आपको बताना है कि एससी जनसंख्या है उनका अवरोही क्रम में बताना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बढ़ते से बड़ा से छोटा बताना है परसेंटेज वाइज, है ना। तो देखिए सबसे अधिक कहाँ पे है? ये पंजाब में सबसे अधिक एससी की परसेंटेज वाइज है, लगभग 31%। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश में आपको होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आपको देखिए ये नदी मान लीजिए सिंधु नदी है, और इधर से मान लीजिए झेलम आ रही है, फिर उसके बाद यहाँ से ये जास्कर हो जाएगा, ठीक है, ये जास्कर है, ये झेलम है, ठीक है, फिर सुरू नदी है, फिर इधर से क्या हो जाएगा हमारा? क्या है? खुर्रम नदी है। तो खुर्रम नदी दाहिने हाथ से मिल रही है, तो आपको ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका नदी है खुर्रम हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा है? पीला क्रांति नहीं, येलो रेवोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे सरसों जितना भी ऑयल सीड्स या तिलहन वाला होगा वो सारा क्या होगा? पीला क्रांति हो जाएगा।
सोयाबीन से भी तेल बनता है, इससे भी बनता है, तीनों तीनों सही होगा, लेकिन संतरा नहीं होगा। इसका आंसर है संतरा। तापीय व्युत्क्रम प्रक्रिया किससे संबंधित थी? देखिए ये यूनिक क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में भी नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि तापीय व्युत्क्रम से संबंध क्या है ना। आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तापमान में क्या होता है, तापमान में क्या होता है, घटती है। तो इसको बोलते हैं सामान्य वितरण बोला जाता है ना। जैसे सतह से ऊपर की ओर जाएंगे, तापमान में क्या होता है, गिरावट आती है। लेकिन हम लोग ये कहाँ पे होता है, ये क्षोभ मंडल पे होता है, ठीक है ना, ट्रोपोस्फियर में होता है। लेकिन जैसे हम लोग क्षोभ मंडल से ऊपर जाएंगे समताप मंडल में, समताप मंडल में तापमान घटने की जगह क्या होता है, बढ़ने लगता है। मतलब इस ये जो जनरल ट्रेंड था, ये जनरल तरीका है, लेकिन इसका अपोजिट हो जाता है कि इसमें हमारा समताप मंडल में हो जाता है। तो इसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोला जाता है, ठीक है ना। या सिर्फ ये तो हमारा हो गया वायुमंडल के संदर्भ में। धरती में भी वैसा होता है, जनरली टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, टेम्परेचर घटने की जगह क्या होता है, बढ़ने लगता है। उसको हम लोग तापमान की व्युत्क्रमता कहा जाता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। तो जहाँ जहाँ टेम्परेचर हाइट बढ़ने से बढ़ता है उसको बोला जाता है तापीय व्युत्क्रम, है ना। आपको कन्फ्यूजन होगा, नहीं हाइट बढ़ने पर घटता है, लेकिन वो गलत है एकदम सरासर, है ना। इसका क्या हो जाएगा, समताप मंडल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यूरोसियो धारा कहाँ पे है, तो क्यूरोसियो कहाँ पे आपको देख रहे हो, जापान कोस्ट, जापान में, ये जापान वाले क्षेत्र में आपको देखेंगे यहाँ पे जो धारा है भूमध्य सागर से जाती है, ये कौन है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है, जापान के तट में। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्रशासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो कहाँ पे हो जाएगा, पुदुचेरी में हो जाएगा। मैक्स वेबर ने वैध सत्ता, देखिए यहाँ पे लॉजिक बताया है, 3 प्रकार की पहचान की, इनमें से कौन सा नहीं है। तो वैध मतलब लीगल, तो लीगल क्या होगा, जबरदस्ती कोई सत्ता हासिल करेगा तो वो लीगल तो नहीं होगा। इसका आंसर सटीक दिया हुआ यहाँ पे। तर्कसंगत तो चलिए हो सकता है, करिश्माई हो सकता है, परंपरागत हो सकता है, लेकिन ये जबरदस्ती होगा तो लीगल कैसे हो जाएगा, नहीं भी पता, लेकिन आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। भारतीय संविधान में आच्छादन का सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि केवल संविधान के पूर्व के कानून पर लागू होता है, ठीक है ना। जो संविधान बनने से पहले जो कानून था उनमें ये थ्योरी लगता है। क्या होता है हमें बताएंगे कभी, आपको समय मिलने पर। 6 इसके सिद्धांत होता है, 6 डॉक्ट्रिन होता है, वो सारा आपको कवर करवाएंगे। जो जोग भद्रावती के निकट स्थित केमांगुडी खानों में लाभान्वित होता है वह कौन सा है, तो आपको पता है विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग है, वहाँ इनको केमांगुडी से खानों से लाभ होता है, लाभ मिलता है। भारत में किस वर्ष महान जननांकीय विभाजक कहा जाता है, ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है, तो ये कब होगा, 1921 को कहा जाता है। 1921 में जनसंख्या में परिवर्तन आया था बहुत तेज़ी से, इसलिए इसको ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में कौन सा प्रावधान सीधे तौर पर बच्चों के शोषण के लिए संबंधित है, तो क्या है ये, अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में आपको पता ही होगा, बाल बच्चों के शोषण के लिए उद्योगों में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो ये कौन सा होगा, 75 हो जाएगा। आप देख रहे हो कि ये भी जेपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा गया है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं तो उसमें बहुत आपको दिक्कत हो जाएगा। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हो जाएगा। जेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कम से कम रिपीट हो गया, प्लस यूपीएससी में भी बहुत सारा, यूपीएससी का तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, एक पंचायत के सदस्य चुने जाने की उम्र कितना है, उम्र हो जाएगा 21 साल। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे, 18 साल। 18 साल किसके लिए है, ग्राम सभा के लिए है, ठीक है ना। पंचायत राज की व्यवस्था है ना। तो देखिए क्या होगा, स्थानीय सरकार, ये भी सही है, ठीक है। स्थानीय प्रशासन, देखिए यहाँ पे कहाँ पे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं ये नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं है। स्थानीय स्वशासन, ये भी नहीं, ये सही है। और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ये भी सही है। लेकिन इसमें देखिए सही आपको नहीं करना, आपको बेस्ट आंसर चूज करना है। इनमें सब में बेस्ट क्या हमारा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन होगा। बेस्ट ऑप्शन चूज करना, इसमें गलत नहीं है, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की खोज की दिशा में कदम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सूचना का अधिकार है। लेकिन बहुत अधिक संभावना है शिक्षा का अधिकार भी पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा जेपीएससी का आंसर की क्या है। मुझे तो बहुत हद तक लगता है कि शिक्षा का अधिकार होगा, क्योंकि बिना शिक्षा के अधिकार का, सूचना का अधिकार का उपयोग ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। देखा जाए क्या होता है, लेकिन अभी तो मैं आंसर ए बोल रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर सी भी हो सकता है, मेरे ख्याल से ए होना चाहिए। 96 क्या है, इनमें से कौन सा संविधान
के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य में नहीं शामिल है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि टैक्स देना और सार्वजनिक चुनावों में वोट देना ये मौलिक कर्तव्य के तहत नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, आर्टिकल में मिल जाएगा आपको। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो ये कौन है? स्मृति मंदाना को चुना गया है, ठीक है। भारत अमेरिका के बीच 10 वर्षीय रक्षा समझौता हुआ है, ये सही बात है। इस समझौते में 21 अक्टूबर को हुआ, नहीं 21 अक्टूबर को नहीं हुआ, 31 अक्टूबर को हुआ है, ठीक है, ये गलत है। इस समझौता भारतीय रक्षा मंत्री और अमेरिकी सचिव पीट हेग्सेथ के बीच हुआ था, सही बात है। ये मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था, ये सही है। आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, मौलिक अधिकार के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है आपको बताना है। तो ये मौलिक अधिकार निरंकुश होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन से रिपीट है, आप बैकलॉग में देखेंगे पूछा गया सेम क्वेश्चन है ना, बहुत सारा ऑप्शन। तो ये मौलिक अधिकार निरंकुश होते हैं? नहीं होते हैं, निरंकुश नहीं होता है, उसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है सार्वजनिक सुरक्षा के आधार पे। मैंने डिस्कस करके ऑलरेडी वीडियो में बना के रख दिया है, आप जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। 17 के तहत है ना, कोई व्यक्ति मान लीजिए छुआछूत का व्यवहार कर रहा है, मान जाति के आधार पे कर रहा है, तो ये राज्य सरकार पे भी, मतलब राज्य पे भी प्रतिबंध है, प्लस निजी कोई व्यक्ति भी आपके साथ भेदभाव कर रहा है जाति के आधार पे या छुआछूत के आधार पे, तो भी क्या होगा? वो भी प्रतिबंध है। तो इसलिए दोनों का दोनों सही है। अनुच्छेद 20 और 21 में बताए गए अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया सकते नहीं। ये तो जीवन का अधिकार है, किसी भी जीवन मारने का अधिकार नहीं हो, चाहे आपातकाल ही क्यों न लग जाए, ठीक है ना। बाद में संशोधन करके इसको डाला गया था, इसलिए ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने का परमादेश दे सकता है, ये सही बात है। इसका मतलब आपको आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100 या लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? नगर पालिकाओं का उल्लेख संविधान के भाग 9A में किया गया है, इसमें कितने अनुच्छेद है? तो आप गिन लीजिएगा कौन सा। ये देखेंगे कौन सा है? 243P। 243P से PQRST इस तरह से करते करते कितना हो जाएगा? ये 243ZG तक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 अनुच्छेद है। कितना हो जाएगा? टोटल 18 अनुच्छेद है। तो ये हमारा 100 क्वेश्चन है। इसी तरह से मैं पेपर 2 का भी डिस्कशन लेके आऊँगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो कमेंट करके बता दीजिए कि आपको चाहिए, तो उसका भी आंसर सटीक आंसर दे देंगे, ठीक है। आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि इसका फायदा सबको पहुंचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले। और हम टारगेट क्यों कि झारखंड का बैच हम लोग आने वाले हैं, है ना, झारखंड का बैच हम लोग लाएंगे, ठीक है ना। 1 के कंप्लीट हो जाए तो हम लोग एक झारखंड का बैच लाएंगे, वो भी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से एकदम सटीक सोर्स के माध्यम से पढ़ाएंगे हम लोग। इस तरह से जो गाइड बुक आप लोग पढ़ रहे होंगे उस गाइड बुक से एकदम नहीं पढ़ाएंगे हम लोग, एक गवर्नमेंट सोर्स वाले बुक से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।